बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी से दूर परीलोक में काजल और रोशनी नाम की दो परियां रहा करती थी। वो दोनों परीलोक के स्कूल में एक साथ पढ़ती थी। काजल परी अपने नाम की तरह ही काली थी, लेकिन वो स्वभाव की बहुत ही विनम्र थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। जबकि रोशनी दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा घमंडी थी। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था, इसलिए वो दूसरे लोगों का मजाक बनाया करती थी। एक दिन परीलोक की सभी परियां बगीचे में खेल रही थीं। तभी वहाँ पर काजल परी आती है। आप लोग क्या खेल रहे हो? क्या मैं भी आप लोगों के साथ खेल सकती हूँ? तू हमारे साथ खेलेगी? शक्ल देखी है तूने अपनी? कितनी काली कलूटी है। हम अगर तेरे साथ खेलेंगे तो हमारा रंग भी काला हो जाएगा। बड़ी आई हमारे साथ खेलने वाली, अभी तक यहीं खड़ी है, बेशर्म कहीं की। चल निकल यहाँ से। तभी वहाँ पर काजल परी की दोस्त मानसी परी आ जाती है। काजल, तू उदास मत हो, चल हम दोनों साथ खेलते हैं। मानसी, तू इस काली कलूटी के साथ मत रह, वरना तेरा रंग भी काला हो जाएगा। तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा रंग काला होता है तो हो जाए, मुझे काले रंग से कोई दिक्कत नहीं है। रंग से क्या होता है? काजल मन की बहुत ही साफ है, यही मेरे लिए काफी है। मानसी, अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये लोग मुझे बार बार मेरे रंग पर ताना क्यों मारते हैं? तू चिंता क्यों करती है? ये सब पागल हैं, पर मैं हूँ ना तेरे साथ। चल अब खेलते हैं। फिर वो दोनों साथ खेलने लगती हैं। मैं थक गई हूँ, चल थोड़ी देर बैठ जाते हैं। अच्छा काजल, ये बता, कल जो रानी परी ने याद करने के लिए होमवर्क दिया था, क्या तूने कर लिया? हाँ, मैंने कर लिया। क्या तूने नहीं किया? हाँ, मैंने भी याद कर लिया है। चल काजल, अब घर चलते हैं, शाम हो गई है। फिर दोनों परियां अपने अपने घर चली जाती हैं। ऐसे ही एक दिन, देखो फ्रेंड्स, काजल आ रही है, चलो उसे परेशान करते हैं। रोशनी रास्ते में केले का छिलका रख देती है। काजल को केले का छिलका नहीं दिखता और वो फिसल जाती है। रोशनी और उसकी फ्रेंड्स दीवार के पीछे छुपकर काजल को गिरता देख हंसने लगती हैं। काजल, क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुम गिरी कैसे? फिर मानसी परी काजल को हाथ पकड़ के उठाती है। मैं ठीक हूँ, चलो स्कूल चलते हैं, देरी हो रही है। फिर दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। आज तो क्लास में सीट चेंज होगी, पता नहीं किसकी किस्मत खराब होगी जो इस काली कलूटी काजल के साथ बैठेगा। मैं हूँ ना, मैं बैठूंगी काजल के साथ। क्या यार मानसी, तुझे कितनी बार कहा है कि तू इसके साथ मत घुमा कर, फिर भी तू इसी के साथ रहती है। अगर तू इसके साथ ज्यादा घूमेगी तो देखना, एक दिन तेरा रंग भी काला हो जाएगा। रोशनी, काला गोरा कुछ भी नहीं होता है, सब ईश्वर की रचना है। और वैसे भी काजल का मन बहुत साफ है, वो हमेशा दूसरों की मदद करती है और मुझे काजल का ये रंग पसंद है। एक बार तुम लोग काले गोरे से हटकर सोच कर देखो, तुम लोग अपनी सोच को बदल के देखो, तुम्हें भी सभी रंग सुंदर लगेंगे। मेरी सोच तो काजल के लिए कभी नहीं बदलेगी। काजल, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? चुपचाप लोगों की बात सुनना अच्छी बात नहीं है, तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। क्यों तुम चुपचाप लोगों की बातें सुनती रहती हो और ये लोग जब देखो तुम्हें सुनाते रहते हैं? ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जाने दो मानसी, रानी परी कहती है अगर हम बुरे के साथ बुरा करेंगे तो हम भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे। हमें हमेशा अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। काजल ऐसी ही थी, वो कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करती थी। वो कभी भी किसी को पलट के जवाब नहीं देती थी, सबकी बात अपने मन में ही रख लेती थी। ऐसे ही समय बीतने लगता है। रोशनी परी अपने सभी दोस्तों को अपने पास बुलाती है, जिसमें मानसी भी होती है। दोस्तों, मेरा एक हफ्ते बाद बर्थडे है, तुम सब मेरे घर पर आ जाना। मेरी मम्मी पापा ने मेरे घर पर एक ग्रैंड पार्टी रखी है, उस पार्टी में तुम सबको बहुत मजा आएगा। रोशनी, तूने काजल परी को नहीं बुलाया क्या? उस काली कलूटी कोयले की खान को कौन इनवाइट करेगा? वैसे भी अगर वो मेरे पार्टी में आएगी तो मेरी पार्टी की शोभा बिगड़ जाएगी। देख रोशनी, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि काला गोरा कुछ नहीं होता है, बस मन अच्छा होना चाहिए। अगर पार्टी में काजल नहीं आएगी तो फिर मैं भी नहीं आऊंगी। अच्छा चल ठीक है, तू काजल को बता देना कि मैंने उसे भी इनवाइट किया है, लेकिन तू उसे मुझसे दूर ही रखना। मैं नहीं चाहती कि मेरे बर्थडे वाले दिन उसका काला रंग मुझ पर पड़े। रोशनी की ये सब बातें दूर खड़ी काजल सुन लेती है। उसकी आंख आंसुओं से भर जाती है।
क्योंकि एक हफ्ते बाद ही काजल का भी बर्थडे था। काजल देखती है कि मानसी उसकी तरफ आ रही है तो काजल झटपट से अपने चेहरे पर मुस्कान ले आती है। काजल, एक हफ्ते बाद रोशनी का बर्थडे है, उसने हमें इनवाइट किया है, तो तू तैयार रहना, हम उसके बर्थडे में चलेंगे। रोशनी ने तो सिर्फ तुझे इनवाइट किया है, मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगी, और वैसे भी उसे अच्छा नहीं लगेगा मेरा जाना। देख काजल, अगर तू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, अब सोच ले, तेरी मर्जी। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, पर हम वहाँ पर देर तक नहीं रुकेंगे। तभी वहाँ पर रोशनी परी आती है। मानसी, तूने इसे बता दिया ना कि मैंने इसे अपने बर्थडे में इनवाइट किया है। काजल, तू भी क्या याद रखेगी किससे तेरा पाला पड़ा था। तूने आज से पहले ऐसी पार्टी कभी नहीं देखी होगी। मेरे बर्थडे पर पापा मेरे लिए सिंड्रेला वाला केक लाने वाले हैं। ऐसा केक तूने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे अपने बर्थडे की बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। इतना बोलकर रोशनी वहाँ से चली जाती है। एक हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है। रोशनी अपने बर्थडे वाले दिन लाल कलर का गाउन पहन के आती है। उसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही होती है और वो अपने साथ बहुत सारी चॉकलेट और टॉफियाँ लेकर आती है। जिसके बाद सभी परियां रोशनी को बर्थडे विश करती हैं। फिर रोशनी पूरी क्लास में टॉफी और चॉकलेट बांटती है। रोशनी को ऐसा करते देख काजल की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उसने कई सालों से अपना बर्थडे नहीं बनाया था। आज उसका भी बर्थडे था, पर कोई जानता ही नहीं था। बर्थडे में कितना मजा आता है ना। मेरी परी माँ को तो मेरा बर्थडे पसंद ही नहीं है। वो तो उस दिन को कोसती है जिस दिन मेरा जन्म हुआ था। आज मेरा जन्मदिन है, काश मैं भी अपना बर्थडे इसी तरह धूमधाम से मना पाती। काजल ये सब सोचकर उदास हो जाती है। फिर शाम को सभी परियां रोशनी परी के घर उसके बर्थडे में आती हैं, जहां रोशनी परी की सारी सहेलियां उसको गिफ्ट देती हैं। काजल भी रोशनी को सुंदर सा ब्रेसलेट देती है, जिसे रोशनी देखे बिना ही साइड में रख देती है। फ्रेंड्स, तुम सबको जो भी खाना है तुम खा सकते हो। मेरे पापा ने यहाँ पर हर फूड आइटम रखा है। रुको, मैं अभी तुम सबके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाती हूँ। काजल, तुम्हें भी जो कुछ खाना है तुम खा सकती हो, और वैसे भी तुमने आज से पहले ऐसी पार्टी कभी नहीं देखी होगी। रोशनी, हम यहाँ बर्थडे मनाने आए हैं, किसी को नीचा दिखाने नहीं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, और वैसे भी मुझे और किसी बारे में बात नहीं करनी है। चलो केक कट करते हैं। रोशनी जैसे ही केक कट करने वाली होती है कि दिए की रोशनी से पूरे कमरे में आग लग जाती है और कमरे में भगदड़ मच जाती है। सब लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। सभी परियां जान बचाकर किसी तरह बाहर निकल आती हैं, लेकिन रोशनी परी वहीं फंस जाती है। तभी रोशनी के पापा आग बुझाने वाली परियों को आग की खबर देते हैं। तभी वहाँ पर आग बुझाने वाली परियां आग बुझाने के लिए आती हैं। ये आग कैसे लग गई? ये तो पूरे घर में फैलती जा रही है। अब मैं क्या करूं? कैसे बाहर जाऊं? बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रोशनी जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगती है। कोई है? कोई है? कोई तो मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। हम सब तो यहाँ हैं, लेकिन यहाँ पर रोशनी नहीं है। लगता है वो अंदर ही फंस गई। हमें जल्द ही रोशनी की जान बचानी होगी। काजल, तू पागल तो नहीं हो गई? अंदर कितनी आग लगी है, तू अंदर कैसे जाएगी? अगर हम नहीं गए तो कुछ गलत हो जाएगा। फिर काजल पीछे वाले दरवाजे से जाकर आग बुझाने वाली परियों के साथ मिलकर रोशनी की जान बचाती है। आग बुझाने वाली परियां दोनों को सही सलामत बाहर निकाल देती हैं। काजल, मुझे माफ कर दे। मैंने ना जाने तेरे काले रंग के कारण तेरा कितना मजाक उड़ाया। फिर भी आज तूने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब दोस्त हैं। अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद करता है तो इसमें धन्यवाद की बात कहाँ से आ गई? काजल की ये बात सुनकर रोशनी उसे गले लगा लेती है। जैसे ही रोशनी को पता चलता है कि आज काजल का भी बर्थडे है, रोशनी काजल की मम्मी पापा को भी बुला लेती है और फिर दोनों का बर्थडे धूमधाम से मनाया जाता है। गरीब बच्चे की भूख। माँ होती तो मुझे खाने के लिए कुछ बना कर देती, पर माँ तो भगवान के घर चली गई है। मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या करूँ? ऐसा कहते हुए गंगा हाथ में खाली बर्तन लिए रास्ते पर चलने लगी। चलते चलते वो एक घर के सामने रुकी
और बोली, कोई है? भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो अम्मा। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। गंगा काफी देर तक यूं ही बुलाती रही। थक हार कर आखिरकार गंगा आगे जाने लगी। तभी उसे रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी फोन पर बातें करते हुए जा रहा था। गंगा जल्दी से उसके पास जाकर बोली, बाबूजी, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। बाबूजी, सुनिए ना, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे ही दे दो, रहम करो बाबूजी। गंगा की बात अनसुनाकर वो आदमी वहाँ से चला गया। गंगा मायूस होकर आगे जाने लगी तो उसने देखा कि एक औरत रात का बचा हुआ खाना गाय को खिलाने आंगन में खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। वो फटाफट से उस औरत के पास गई और बोली, अम्मा जी, आप ये खाना मुझे दे दीजिए, मैं कल रात से भूखी हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। गंगा की बात सुनकर वो हाथ में पकड़ा हुआ खाना आगे करती है। ठीक है, वैसे मैं ये गाय को खिलाने वाली थी, तुम ही खा लो। गंगा एक पेड़ के पास बैठकर खाना खाने लगी। खाना खाते वक्त उसे अपनी माँ की याद आने लगी, जब वो अपनी माँ के हाथों से खाना खाया करती थी। उन्हीं पलों को याद करके वो रोने लगी। एक दिन तेज तूफान के साथ जोरदार बारिश होने लगी। ऐसी हालत में झोपड़ी में अकेली गंगा काफी डरी हुई थी। माँ, मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। पहले तो बाबा हम दोनों को छोड़कर चले गए, फिर तुम भी मुझे अकेला छोड़कर भगवान के पास चली गई। मुझे छोड़कर जाते वक्त तुम्हें जरा भी मेरा ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हारे बिना अकेले कैसे रहूंगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना, और मुझे अकेला छोड़कर चली गई। ऐसा कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। तभी एक जहरीला सांप कमरे में घुस आया। वही इस बात से अनजान गंगा माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी उसे सांप दिखाई दिया। वो जोर से चिल्लाई, सांप बचाओ! ऐसा कहते हुए गंगा घर के बाहर भागने लगी। वो सांप भी उसका पीछा करने लगा। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। वो अचानक भागते भागते गिर गई। तभी बड़ी ही फुर्ती से सांप उसके पैरों में काटकर वहाँ से चला गया। लेकिन गंगा ने हिम्मत नहीं हारी। वो जल्दी से पड़ोस में रहने वाले रहीम काका के घर जा पहुँची, जो कि पेशे से एक हकीम थे। काका, मुझे बचा लो, मुझे सांप ने काटा है। मैं तुम्हें तो बचा लूंगा, पर तुम्हारे पास क्या पैसे हैं? मेरे पास पैसे तो अभी नहीं है, लेकिन मैं आपके पैसे छोटा मोटा काम करके लौटा दूंगी। मैं तुझे क्या पागल दिखाई दे रहा हूँ कि मैं तुझे 2000 की दवाई मुफ्त में दे दूँ? चल जा यहाँ से। कृपा करके मुझे बचा लो काका, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैं बिना पैसों के दवाई नहीं देता, जाओ यहाँ से। ऐसा कहते हुए काका ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। वहीं गंगा बीच सड़क पर बरसात में भीगते हुए बोली, माँ, मुझे भी अपने पास बुला लो, मैं अब और दुख नहीं सह सकती। ये कहते हुए बेहोश होकर रास्ते पर गिर गई। तभी उसे रास्ते से एक ऑटो जा रहा था। उस ऑटो में बैठी हुई महिला, जिसका नाम शालिनी था, वो उसे देख लेती है। अरे, ये लड़की तो गंगा है। सुनो भैया, ऑटो रोकना। शालिनी जल्दी से गंगा के पास गई। गंगा के मुंह से झाग निकल रहा था। अरे, इसके मुंह से तो झाग निकल रहा है। लगता है इसे सांप ने काटा है। इसे तुरंत अस्पताल लेकर जाना होगा। मैडम, अस्पताल तो यहाँ से काफी दूर है, जाते जाते बहुत देर हो जाएगी। इसलिए यही पास में एक हकीम रहते हैं, रहीम काका। सांप काटने में बहुत अच्छी दवाई देते हैं, उन्हीं के पास इसे ले चलते हैं। ठीक है, जल्दी चलो। फिर वो दोनों गंगा को ऑटो में बिठाकर रहीम के घर ले गए। रहीम काका गंगा की जांच करके बोला, पूरे 2000 लगेंगे दवाई और झाड़ फूक के। ठीक है, मैं दे दूंगी। आप बस इसका जल्दी से इलाज कीजिए। इस मासूम की जान जल्दी से बचाओ।
रहीम काका जल्दी से गंगा को दवाई पिलाता है। कुछ देर बाद गंगा को होश आ गया। मैं कहाँ हूँ? तभी वहाँ रहीम काका आकर उसकी दोबारा जांच करता है। अब आप इसे ले जा सकते हैं, ये अब खतरे से बाहर है। शालिनी काका को दवाई के पैसे देकर गंगा को लेकर अपने घर ले आई। मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। मैं रोज तुम्हें भीख मांगते हुए देखती हूँ। कई बार सोचा तुम्हें भीख मांगने से मना करूँ। क्या तुम भीख मांगना छोड़ मेरे साथ घर पर रहोगी? मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हें स्कूल भेजूंगी। मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रहना। मेम साहब, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी? आज से मुझे मेम साहब नहीं, माँ कहकर बुलाना। शालिनी की बात सुनकर गंगा की आंखों में आंसू आ गए और वो खुशी से शालिनी के गले से लग गई। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल अमन टीवी पर नए आए हैं तो हमारे चैनल अमन टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। बदसूरत बहू। काजल एक बहुत ही होनहार और समझदार लड़की थी। वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर काले दाग होने की वजह से आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। उसने अपना ट्रीटमेंट कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कॉलेज में भी कोई उससे बात नहीं करता था। लोगों के ताने सुन सुनकर और अपना इस तरह तिरस्कार होता देख वो डिप्रेशन में रहने लगी। वो न कुछ खाती, न किसी से ज्यादा बात करती और अपनी पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। ये सब देखकर उसके पिता धर्मपाल को उसकी चिंता होने लगी। एक दिन काजल उदास अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी उसके पिता उसके पास गए और बोले, बेटा, क्या हुआ? आजकल मैं देख रहा हूँ तुम बहुत उदास रहने लगी हो। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ। मैं बस ये सोच रही थी कि अगर मेरे चेहरे के काले निशान नहीं मिटे तो मेरा क्या होगा। बस इतनी सी बात। बेटा, इस बारे में इतना मत सोच। तू बस अपनी पढ़ाई के बारे में सोच और अपना हौसला कभी कम मत होने देना। फिर देखना, जो लोग तुझे ताने देते हैं ना, वही लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। बस तुम अपने करियर पर ध्यान दो। मन ही सुंदरता की असली ब्यूटी होती है। बाहरी सुंदरता में कुछ नहीं रखा। अब बस एक अच्छी से स्माइल दो। ऐसे ही 3 साल बीत गए। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद काजल एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगी। ऐसे ही एक बार वे अपने कुछ ऑफिस स्टाफ के साथ एक हफ्ते की टूर पर शिमला घूमने गई। वहाँ उसकी मुलाकात विवेक नाम के लड़के से होती है। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर प्यार। फिर दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। एक दिन विवेक शादी की बात करने अपनी माँ शकुंतला के साथ काजल के घर गया। बहन जी, कुछ तो खाइए। आपने तो कुछ खाया ही नहीं। ये सब काजल बिटिया ने बनाया है। खाना पीना बाद में, पहले मेरी होने वाली बहू को तो बुलाओ, जरा हम भी तो देखे अपने बेटे की पसंद। हाँ जी, अभी बुलाती हूँ। काजल बेटा, जल्दी आओ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। काजल को देखकर शकुंतला मन ही मन बोली, हे भगवान, कैसी शक्ल है इसकी। चेहरे पर कितने सारे काले दाग है। इतने दाग तो चांद पर भी नहीं होंगे। दिखने में कितनी बदसूरत लग रही है। अरे माँ, कहाँ खो गई? कुछ बोलो ना। आपको पसंद आई आपकी होने वाली बहू? अब मैं क्या कहूँ बेटा। चलो, देर हो रही है, मुझे मंदिर भी जाना है। बाकी बातें घर पर चलकर करेंगे। घर जाकर शकुंतला ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया, पर विवेक के बार बार कहने पर इस रिश्ते के लिए ना चाहते हुए भी राजी हो गई। कुछ समय बाद विवेक काजल की शादी हो गई। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। काजल घर के सारे काम एक अच्छी बहू की तरह संभालने लगी। लेकिन जब शकुंतला काजल का काले दाग से भरा चेहरा देखती तो उसे कोसने लगती। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, कहाँ मर गई? खाना मिलेगा या फिर आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा? जी माँ जी, ये लीजिए खाना। पता नहीं कैसे बहू मिली है, ना तो शक्ल अच्छी है
और ना ही समय पर कोई काम करती है। अरे क्या मारना चाहती है मुझे? कितना सारा तेल डाला है खाने में। क्या तुझे पता नहीं मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है? नहीं माँ जी, मैंने तो कम तेल में बनाया है आपके लिए। आप गुस्सा मत होइए, मैं आपके लिए दूसरा खाना बना कर लाती हूँ। तभी विवेक उन दोनों की सारी बातें चुपकर सुन लेता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद शकुंतला का व्यवहार काजल के प्रति और भी बुरा होने लगा, लेकिन वो अपने पति विवेक से इस बारे में कुछ भी नहीं कहती। हर रोज ये सब देखकर विवेक परेशान होने लगा और तंग आकर एक दिन अपने बचपन की दोस्त टीना के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। विवेक ने टीना से झूठी शादी रचाया और टीना को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया और काजल को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। कुछ वक्त बीत जाने के बाद एक दिन, बहू तुम तो बहुत ही सुंदर हो, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लगती हो। थैंक यू माँ जी। बहू एक काम करो, तुम मेरे लिए गर्मा गर्म खाना बना कर लाओ। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारी सुंदरता के साथ साथ तुम्हारे हाथों में कितना जादू है। माँ जी, मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। ये सारी बातें मैंने विवेक को शादी से पहले ही बता दी थी। मुझसे घर का कोई भी काम नहीं होगा, इसलिए दोबारा से मुझे काम करने के लिए मत बोलना। कोई बात नहीं बहू, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, मैं ही खाना बना लूंगी। टीना अब शकुंतला से घर का सारा काम करवाने लगी। अपने साथ ऐसा होता देख शकुंतला को अपनी बहू काजल की याद आने लगी। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। फिर एक दिन शकुंतला अपने बेटे विवेक को काजल को वापस लाने के लिए कहती है, बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा क्या हो गया माँ? उसके चेहरे पर काले दागों की वजह से मैंने उसे इतने ताने दिए, फिर भी उसने मुझे कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। हमेशा मेरा सम्मान किया है। तुम बस मेरी बहू काजल को घर वापस ले आओ। मुझे अब समझ में आ गया है कि किसी का चेहरा मायने नहीं रखता, बल्कि उसके चरित्र से उसकी पहचान होती है। विवेक काजल को लेने जाता है और फिर काजल को सारी सच्चाई बताया कि किस तरह अपनी माँ को गलती का एहसास दिलाने के लिए टीना के साथ मिलकर शादी का झूठा नाटक रचा। वापस लौटने पर शकुंतला ने काजल की आरती उतारी। फिर सभी खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल अमन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। अनीता एक गरीब औरत थी। वो निर्मला नाम की एक अमीर औरत के यहाँ काम करती थी। अनीता अपनी 5 साल की बेटी सुहानी के साथ रहती थी। उनके पास घर नहीं था, इसलिए अनीता की मालकिन निर्मला ने उन्हें एक छोटा सा कमरा दिया हुआ था। एक दिन अनीता अपनी बेटी सुहानी को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। तभी वहाँ पर निर्मला आ जाती है। क्यों रे नालायक, तुझे काम नहीं करना और तू है कि यहाँ पर अपनी बेटी को सजा रही है? मालकिन, मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ। अरे तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, नौकरानी की बेटी तो नौकरानी ही बनेगी। लेकिन तेरी नौटंकी की वजह से मेरा रोज समय बर्बाद होता है। मैं तुझे मुफ्त की तनख्वाह नहीं देती। आंटी, आप मेरी मम्मी को क्यों डांट रही हो? ये तो पूरा दिन काम में व्यस्त रहती हैं, लेकिन फिर भी आप कोई ना कोई बहाना बनाकर इनको परेशान करती रहती हो। सच में आप बहुत बुरी हो। सुहानी की बात सुनकर निर्मला का खून खोल जाता है और वो एक छड़ी उठाती है और सुहानी को मारने लगती है। कल की छोकरी मुझसे जबान लड़ा रही है, मैं तेरी खाल खींच लूंगी। मालकिन, आप इसको कुछ मत कहिए, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इसकी बहुत ज्यादा जुबान चल रही है, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर निर्मला सुहानी का बैग छीन लेती है और जलते चूल्हे में डाल देती है। आंटी, ये आपने क्या किया? आपने मेरा बैग जला दिया और मेरी सारी कॉपी जल गई। पीछे हट, वरना मैं तुझे भी चूल्हे में फेंक दूंगी।
इतना कहकर निर्मला वहाँ से चली जाती है और सुहानी अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। माँ, निर्मला आंटी हमारे पर इतना अत्याचार क्यों करती हैं? हम यहाँ से कहीं और क्यों नहीं रह सकते माँ? बेटी क्या करूं, इस विधवा औरत को इस दुनिया के सारे जुल्म सहने पड़ते हैं। मैंने सोचा था मैं तेरी परवरिश बहुत अच्छे से करूंगी ताकि जीवन में तू कामयाब बन सके। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। इतना कहते कहते अनीता को एक बात याद आ जाती है। जब वो खेत में खुदाई कर रही होती है और खुदाई करते करते उसे जमीन के नीचे एक बड़ा सा आम दिखाई देता है। अरे इतना बड़ा आम, लगता है ये बहुत खास है। अनीता उस आम को देख रही थी कि तभी उसमें से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरे ये क्या, इस आम के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। अनीता ने तुरंत ही अपनी कुल्हाड़ी से उस आम को आधा आधा कर दिया। तभी अनीता देखती है कि उस आम के अंदर से एक छोटी सी बच्ची बाहर आती है। हे भगवान, ये कैसा अद्भुत करिश्मा है। आखिर ये छोटी बच्ची उसके अंदर आई कैसे? कुछ भी हो, मैं इसको इस हालत में यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। उसके बाद अनीता उस छोटी सी बच्ची को अपने घर ले जाती है और उस बच्चे का नाम सुहानी रखती है और उसको अच्छे से पालती है। अनीता अपने पुराने दिन याद कर रही होती है कि तभी वहाँ पर फिर से निर्मला आ जाती है और कहती है, अब यहाँ पर किसका मातम बना रही है? बहुत सारा काम पड़ा है, जाकर काम कर। उसके बाद अनीता घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निर्मला अपनी सहेली के साथ बैठकर टीवी देख रही थी। दूसरी तरफ अनीता साफ सफाई कर रही थी। तभी अचानक अनीता से गलती से उनका टीवी टूट जाता है। निर्मला, तू तो ये टीवी दुबई से लाई थी ना? और ये तो पूरे 2 लाख रुपए का था ना? सच में तेरी नौकरानी बहुत बुरी है। तू सही कह रही है, ये टीवी मैं दुबई से लाई थी। इस अनीता से मेरी अमीरी देखी नहीं जाती, इसलिए आए दिन मेरे घर का नुकसान करती रहती है। तो तू खड़े खड़े मुँह क्या देख रही है? डंडा ले और मार इसे। निर्मला अपनी सहेली के बहकावे में आकर अनीता के बाल पकड़ती है और उसको मारने लग जाती है। तभी वहाँ पर निर्मला का पति राजेश आ जाता है। टूटा हुआ टीवी देखते ही वो गुस्से से तिलमिला जाता है और अनीता के डंडे से पिटाई करने लगता है। इस काम वाली ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है, कुछ न कुछ तोड़ती फोड़ती रहती है। काफी पिटाई करने के बाद अनीता को घर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारी अनीता अपनी बेटी को साथ लिए दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। थोड़ी देर में अनीता को खून की उल्टियां होने लगती है और वो तड़पती हुई जमीन पर गिर जाती है और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। हे भगवान, ये तो मर गई, अब हम क्या करें? अब तो इसकी बेटी हमारे बारे में सबको बता देगी। हमें जल्दी से इसकी माँ को ठिकाने लगा देना चाहिए ताकि हम पर कोई मुसीबत ना आए। फिर राजेश और निर्मला दोनों अनीता को गाड़ी की डिग्गी में डाल देते हैं और साथ ही सुहानी को भी उसके साथ बांध देते हैं। थोड़ी देर बाद राजेश अनीता को उसके खेत में ले जाता है जहाँ पर अनीता को सुहानी मिली थी। चलो निर्मला, हम दोनों मिलकर इस बच्ची का गला घोट देते हैं। ये सब सुनकर सुहानी घबरा जाती है। आप लोग बहुत बुरे हैं, आपने मेरी माँ को मार दिया, अब मुझे भी मारना चाहते हैं। देख लेना, एक न एक दिन आपको इस चीज की सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद निर्मला सुहानी का गला दबाने लगती है, लेकिन तभी सुहानी के अंदर से एक तेज रोशनी प्रकट होती है जिससे निर्मला को बहुत तेज करंट का झटका लगता है और वो उछलकर जमीन पर गिर जाती है। हाय, मर गई रे, मेरी कमर टूट गई। अरे सुनिए जी, मुझे जल्दी से उठाइए। अरे ये क्या, इसके शरीर में से अचानक इतनी तेज रोशनी कैसे निकली? दोनों पति पत्नी सुहानी को देख ही रहे थे कि तभी जमीन में से एक देवी माँ प्रकट होती है। तुम दोनों ने मेरी बेटी पर अत्याचार करने की हिम्मत कैसे की? अरे ये देवी क्या कह रही हैं? ये इनकी बेटी है,
भला ऐसे कैसे हो सकता है? मैं पाताल लोक की देवी हूँ। एक राक्षस के डर से मैंने अपनी बेटी को एक आम में बंद करके इसे खेत में छोड़ दिया था, लेकिन तुम दोनों बुरे इंसानों ने इसको मारने की कोशिश की। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो दोनों अपनी कार की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो देवी अपने जादू से उनकी कार को जलाकर राख कर देती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी देवी अपना त्रिशूल प्रकट करती है और उन दोनों की तरफ फेंक देती है। त्रिशूल उन दोनों को चीरते हुए आर पार निकल जाता है और वो दोनों वहीं पर मर जाते हैं। उसके बाद देवी अपने जादू से अनीता को जिंदा कर देती है। उठो अनीता, मैं आज से तुम्हारी जिंदगी के सारे कष्ट दूर कर दूंगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम दोनों को अपने साथ पाताल लोक में रखूंगी। इतना कहकर देवी अनीता और सुहानी को लेकर पाताल लोक चली जाती है और उस दिन के बाद से सुहानी और अनीता पाताल लोक में ही हंसी खुशी रहने लगती है। राजा की दो जादुई जुड़वा बेटियां। एक बार की बात है, किसी राज्य में एक वीर प्रतापी राजा सूरजभान का शासन था। आस पड़ोस राज्य के शासक भी उनकी बहादुरी का लोहा मानते थे। हालांकि उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर वो बहुत ही दुखी रहते थे क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। परंतु कई वर्षों के लंबे इंतजार के बाद उनके महल में खुशियों ने दस्तक दी और रानी रूपमती ने दो सुंदर जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। उन्होंने एक का नाम रखा शोभा और दूसरी बेटी का नाम रखा गरिमा। राजा रानी अपनी प्यारी सी बेटियों को देखकर फूले ना समाये और भगवान का शुक्रिया अदा किया। यहाँ तक कि परिलोक की रानी परी भी उन्हें आशीर्वाद देने वहाँ आई और बोली, मैं इन दोनों को एक खास वरदान देती हूँ। जब भी ये दोनों रोएंगी, इनके आंसू हीरे में बदल जाएंगे। इतना कहकर रानी परी गायब हो गई। धीरे धीरे समय का पहिया बढ़ता गया। फिर कुछ सालों बाद शोभा और गरिमा दोनों बड़ी हो गई और खूबसूरत भी, लेकिन उनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। जहाँ शोभा बहुत घमंडी थी, वो छोटी छोटी बातों पर नौकरों पर गुस्सा किया करती थी। वहीं गरिमा एक दयालु और नेक राजकुमारी थी। वो बड़े प्रेम से दूसरे से बात करती थी। वहीं दूसरी ओर राजा सूरजभान और रानी रूपमती अपनी दोनों बेटियों के विवाह के लिए बहुत चिंतित थे, क्योंकि अब वो दोनों शादी लायक हो चुकी थी। राजा सूरजभान अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वे चाहते थे दोनों को ऐसा जीवन साथी मिले जो उन्हें जीवन भर खुश रखे। एक दिन राजा सूरजभान ने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी प्यारी राजकुमारियों, अब आप दोनों विवाह लायक हो चुकी हो, इसलिए मैं दरबार में आप दोनों के विवाह के लिए जल्द ही स्वयंवर का आयोजन करने वाला हूँ। पिताजी, आप स्वयंवर का आयोजन मत कीजिए। मैंने अपने लिए योग्य वर चुन लिया है। मैं उसी से विवाह करूंगी। क्या? कौन है वो? हमें उससे मिलवाइए। और आप राजकुमारी गरिमा, आप भी किसी को चाहती हो तो बता दीजिए। पिताजी, मैंने भी अपना जीवन साथी चुन लिया है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आप दोनों ने अपने लिए योग्य वर ढूंढ ही लिया है, तो मैं उन दोनों से एक बार मिलना चाहता हूँ। आप उन्हें आज ही अपने राजमहल लेकर आइए। अपने पिता राजा सूरजभान की बात सुन दोनों राजकुमारियां बहुत खुश हुई और फिर कुछ समय बाद दोनों राजकुमारियां अपने अपने योग्य वर को लेकर राजमहल पहुंची। राजा सूरजभान ने दोनों लड़कों को बड़े ध्यान से देखा। फिर राजा सूरजभान ने राजकुमारी शोभा के साथ आए सूट बूट पहने हुए लड़के से पूछा, सुनो नौजवान, तुम क्या काम करते हो? महाराज, मैं इस राज्य का सबसे अमीर व्यापारी का लड़का आर्यन हूँ। उसके बाद राजा सूरजभान ने उस लड़के की ओर देखा जिसे राजकुमारी गरिमा ने चुना था। और तुम क्या करते हो? महाराज, मैं एक मामूली किसान हूँ और मेरा नाम कार्तिक है। ये सुनते ही राजा सूरजभान गुस्से से राजकुमारी गरिमा से बोले, तुम एक राजकुमारी होकर एक गरीब किसान को अपना जीवन साथी कैसे चुन सकती हो? तुम कभी भी इसके साथ खुश नहीं रह सकती। जरा अपनी बहन शोभा को देखो, उसने अपने लिए कितना योग्य और धनवान लड़का चुना है। माना कि मैं एक गरीब किसान हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं राजकुमारी गरिमा को जीवन भर खुश रखूंगा।
पिताजी, माना कि ये एक गरीब किसान है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। अगर मैं विवाह करूंगी तो कार्तिक से करूंगी, नहीं तो आजीवन भर कुंवारी ही रहूंगी। कृपया हमें आशीर्वाद दे पिताजी। गरिमा, तुम्हारी पसंद कितनी बकवास है। तुम एक राजकुमारी होकर एक गरीब लड़की के साथ शादी कैसे कर सकती हो? मुझे मेरी पसंद पर नाज है। मैं शादी इसी से करूंगी, वरना किसी से भी नहीं। ये कहते हुए गरिमा अपनी जिद पर अड़ गई। हालांकि राजा सूरजभान को राजकुमारी गरिमा द्वारा चुना गया लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर राजा सूरजभान को राजकुमारी गरिमा के जिद के आगे झुकना पड़ा। फिर राजा और रानी ने अपनी राजकुमारी बेटियों की शादी उनकी पसंद के लड़के के साथ बड़ी ही धूमधाम से की। शादी संपन्न होने के बाद दोनों राजकुमारियां अपने पतियों के साथ अपने ससुराल चली गई। ऐसे ही 1 साल बीत गया। राजा और रानी को अपनी बेटियों की याद सताने लगी। राजा सूरजभान ने दोनों बेटियों के घर जाने का फैसला किया और अपने रथ में बैठकर सबसे पहले वो राजकुमारी शोभा से मिलने गए। राजकुमारी शोभा एक सुंदर हवेली में रहती थी। जब वे वहां पहुंचे, राजकुमारी शोभा और उसके पति आर्यन ने उनका भव्य स्वागत किया। अपनी राजकुमारी बेटी शोभा को देखकर राजा बहुत खुश थे और फिर थोड़ी देर बाद उनसे विदा लेकर वहां से चले गए। उसके बाद राजा सूरजभान राजकुमारी गरिमा से मिलने उनके घर जाने के लिए रवाना हुए। रास्ते में वो सोच रहे थे कि राजकुमारी गरिमा अपने हीरे के आंसू बेचकर सुखी जीवन जी रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब वो वहां पहुंचे तो अपनी बेटी गरिमा को कष्टों से भरा हुआ जीवन जीते देख बहुत दुखी हो गए। गरिमा घास फूस से बने एक छोटे से मकान में रहती थी। अपने पिता को वहां देख वो हैरानी से बोली, अरे पिताजी, आप यहाँ? आपने हमें आने की सूचना भी नहीं दी। हाँ बेटी, हम यहाँ आपसे मिलने आए हैं। आइए पिताजी, कृपया अंदर बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। इतने में गरिमा का पति कार्तिक भी खेतों में काम कर कर घर लौटा तो राजा सूरजभान को अचानक वहां देख हैरानी से बोला, प्रणाम महाराज, आपका हमारी छोटी सी कुटिया में स्वागत है। आइए हमारी कुटिया में विश्राम कीजिए। हम यहाँ विश्राम करने नहीं आए, तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मेरी फूल सी राजकुमारी को इतने कष्ट में रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है मेरी बेटी के जादुई आंसू ही ऐशो आराम की जिंदगी देने के लिए काफी हैं। महाराज, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं अपनी प्यारी सी पत्नी को रुलाकर उसे दुख पहुँचाकर ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दे सकता, बल्कि मैं अपनी मेहनत और लगन से अपनी पत्नी को दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैं अपनी पत्नी को रोता हुआ नहीं देख सकता महाराज। हाँ पिताजी, मैं अपने फैसले से बहुत खुश हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। राजकुमारी गरिमा की बात सुन राजा सूरजभान कुछ नहीं बोले और चुपचाप वहाँ से चले गए। हालांकि कार्तिक बहुत गरीब था, लेकिन वो मेहनती और समझदार था। वो राजकुमारी गरिमा से सच्चा प्यार करता था। कार्तिक खेतों में दिन रात मेहनत करता, वहीं राजकुमारी गरिमा घर के कामों के साथ साथ खेतों में अपने पति का हाथ बटाती। फिर कुछ ही महीनों में कड़ी मेहनत से उन्होंने ढेर सारे पैसे कमाए। देखते ही देखते वो अमीर हो गए। अब उनके पास आलीशान घर और खेती बाड़ी करने के लिए बहुत बड़ी जमीन थी। वे दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अचानक ही गरिमा की आंखों में दर्द होने लगा। मेरी आंखों का दर्द जा क्यों नहीं रहा? तुम्हारी आंखों में अक्सर दर्द रहता है, इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं। हमें किसी अच्छे वैद्य को दिखाना चाहिए। मैं आज ही तुम्हें किसी अच्छे वैद्य के पास लेकर चलता हूँ। ये दोनों कई वैद्य के पास गए, लेकिन कोई भी वैद्य आंखों के दर्द का असल कारण नहीं बता पाए। गरिमा की आंखों का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। फिर एक दिन राजा सूरजभान ने राजमहल में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी और अपनी दोनों बेटियों को आमंत्रित किया। पार्टी के दिन बड़ी संख्या में लोग पार्टी में शामिल हुए। वहीं शोभा के पति आर्यन उपहार स्वरूप ढेर सारे सोने के सिक्कों के साथ चमचमाते हुए हीरे लेकर अकेले ही पार्टी में शामिल होने महल पहुंचा। महाराज, ये छोटा सा उपहार मेरी तरफ से आपके लिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी बेटी शोभा कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? महाराज जी, दरअसल वो बीमार है, इसलिए उसने पार्टी में आने से मना कर दिया। ठीक होने के बाद वो आपसे मिलने जरूर आएगी।
पार्टी में उनकी दूसरी बेटी राजकुमारी गरिमा और उसके पति कार्तिक भी मौजूद थे, लेकिन राजा ने कार्तिक से सीधे मुंह बात तक नहीं की। तभी अचानक राजकुमारी गरिमा की नजर आर्यन द्वारा लाए गए चमचमाते हुए हीरे पर गई। राजकुमारी गरिमा ने उन हीरों को बड़े ध्यान से देखा। अरे, ये हीरे तो जाने पहचाने लग रहे हैं। ओह, ये तो बिल्कुल हमारे आंसुओं से बने हुए हीरे की तरह है। ये सोचते हुए राजकुमारी गरिमा ने ये बात अपने पति कार्तिक से कही। सुनो, मुझे लगता है ये हीरे मेरी बहन शोभा के आंसुओं से बने हैं। तभी मेरी आंखों से बिना कारण दर्द हो रहा था। ऐसा लगता है मेरी बहन किसी मुसीबत में है। अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें राजकुमारी शोभा से मिलने जाना चाहिए। हाँ, हमें अभी उससे मिलने जाना चाहिए। इतना कहकर दोनों पति और पत्नी शोभा के घर उससे मिलने हवेली पहुँचे, लेकिन वो हवेली के अंदर नहीं जा पाए क्योंकि बाहर पहरेदार खड़े थे। रुक जाओ, बिना मालिक के आदेश के हम आपको हवेली के अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। राजकुमारी शोभा मेरी बहन है, तो मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकती। मुझे अंदर जाने दो। हम मालिक के आदेश के बिना आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। पहरेदार की बात सुनकर दोनों को शक हुआ और वो आपस में फुसफुसाते हुए बोले, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। हमें अंदर जाने के लिए कुछ दूसरा रास्ता अपनाना होगा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। मेरे पास एक तरकीब है। मैं इन पहरेदारों का ध्यान भटकाता हूँ। फिर प्लान के मुताबिक कार्तिक महल के पीछे से अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। तभी पहरेदार ने उसे देख लिया और उसे पकड़ने उसके पीछे भागे। तभी मौका पाकर गरिमा हवेली के अंदर दाखिल हुई। अंदर जाती ही गरिमा ने अपनी बहन शोभा को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखाई दी। तभी अचानक उसे एक गुप्त तहखाना दिखाई दिया, जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी। बिना समय गवाए गरिमा दबे पांव तहखाने में पहुंची, तो वहां अपनी बहन शोभा को बुरी स्थिति में देख दंग रह गई। मेरी प्यारी बहन, तुम यहाँ इस तरह तहखाने में क्यों हो? गरिमा की आवाज सुन शोभा बंद आंखों से यहाँ वहाँ देखने लगी। गरिमा, क्या तुम हो? मैं देख नहीं पा रही हूँ। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? अगर मेरे पति को पता चल गया तो तुम खतरे में पड़ जाओगी। तुम फौरन यहाँ से चली जाओ। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पति पार्टी में शामिल होने गया है। उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हारी आंखों को क्या हो गया? तब राजकुमारी शोभा रोते हुए बोली, मैंने जिसको अपना जीवन साथी माना उसी ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझसे शादी केवल मेरे जादुई आंसुओं की वजह से की थी। असल में मेरा पति लालची और कामचोर है। वो सारा दिन भर आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, शराब पीता है और जुआ खेलता है। धीरे धीरे उसने सारी जमा पूंजी खत्म कर दी। फिर उसने मुझ पर दबाव डाला और हर रोज रोने के लिए मजबूर किया। फिर जब मैंने तंग आकर वापस पिता के महल लौटने का फैसला किया, तब आर्य ने धोखे से मुझे इस जेल में बंद कर दिया। जब तक मैं उसे हीरा नहीं देती, तब तक वो मुझे खाने को कुछ नहीं देता। हर रोज रोने की वजह से मैं अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी हूँ। रो मत मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें इस तहखाने में और नहीं रहने दूंगी। चलो मेरे साथ। ये कहते हुए गरिमा ने शोभा का हाथ पकड़ा और सावधानी पूर्वक तहखाने से बाहर ले आई और बड़ी ही फुर्ती से उसे हवेली के बाहर ले आई। वहीं कार्तिक पहरेदार को घायल कर रथ लेकर हवेली के बाहर उन दोनों का इंतजार कर रहा था। फिर वो तीनों रथ पर बैठकर महल की ओर चल दिए। जब वो महल पहुँचे तो देखा दुष्ट आर्यन अभी भी राजा सूरजभान के साथ बैठकर हंस कर बातें कर रहा था। तभी वहाँ अपनी पत्नी शोभा को देखकर आर्यन घबरा गया। वहीं राजा सूरजभान और रानी रूपमती अपनी बेटी शोभा को ऐसी हालत में देख कुछ समझ नहीं पाए। जब गरिमा ने उन्हें सारी सच्चाई बताई तो राजा सूरजभान गुस्से से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल सी राजकुमारी के साथ दुर्व्यवहार करने की? सैनिकों, इस दुष्ट को कारावास में डाल दो। मुझे माफ कर दो महाराज, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। लेकिन सैनिकों ने उसे घसीटते हुए ले जाकर कारावास में डाल दिया। वहीं गरिमा की बुरी हालत देख सभी बहुत दुखी थे, क्योंकि वो अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी थी। मेरी प्यारी बहन शोभा, काश मैं तुम्हें फिर से देखने में तुम्हारी मदद कर पाती। ये कहते हुए गरिमा रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू के बजाय हीरे गिरने लगे। तभी अचानक एक तेज रोशनी के साथ रानी परी प्रकट हुई और बोली,
आप सभी चिंता मत कीजिए, मैं राजकुमारी शोभा की मदद कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे अपना दिया हुआ वरदान वापस लेना होगा। रानी परी, कृपया कर आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। मेरे लिए इन हीरो से भी कीमती मेरी बहन है। कृपया कर मेरी बहन की आंखों की रोशनी लौटा दीजिए। इतना कहते ही एक चमत्कार हुआ और राजकुमारी शोभा की आंखें ठीक हो गई। ये देख राजा सूरजभान बहुत खुश हुए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उन्होंने कार्तिक से अपने दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। अब राजकुमारी शोभा पहले की तरह बिल्कुल भी घमंडी नहीं रही। वहीं दूसरी ओर गरिमा अपने पति कार्तिक के साथ खुशी खुशी अपना दाम्पत्य जीवन बिताने लगी।